ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं मैथ्स की क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया आज। पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गई, थोड़ा सा काम में था तो वो छूट ही गया। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीज पर आप लोगों से डिस्कस करना है। क्या है, हम लोगों का जो ग्रुप बनाया हुआ है ना व्हाट्सएप पर, वहां पर जब कभी आप थोड़ा सा जरा ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हो, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ, तो वो चीजें में बंद कीजिए। ठीक है, लिटरली बंद कीजिए। अगर कोई एक बंदा किसी मतलब कॉमनली पूछ रहा है तो कोई एक रिप्लाई करो, बट उसके लिए हर एक को रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ग्रुप का जो डेकोरम है ना वो थोड़ा सा मेंटेन नहीं रहेगा। ओके, अल्टीमेटली इट विल बी द काइंड ऑफ अ चैट ग्रुप, है ना। जो अनयूजलेस चैट होती है उसके लिए वो ग्रुप जैसा वो फीलिंग आता है, और मुझे ना थोड़ा सा वो पसंद नहीं आता है। तो रादर देन थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप अगर फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते हो अपनी प्रॉब्लम, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर लोगों को उस पर रिएक्ट करना ही है, समझे ना। अगर किसी को पता है, किसी को कोई दिक्कत है, सोल्यूशन अगर किसी को पता है, दे कैन डेफिनेटली रिप्लाई दे। बट उसके लिए 10 जन को रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। क्या है, उस तरह का थोड़ा सा जो डिस्कशन होता है ना, वो डिस्कशन आप लोग का कुछ अलग ही वे में चले जाता है ना, एक दूसरे के खिलाफ। ओके, अल्टीमेटली हम लोग को एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ जाना है यार। क्लियर है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ सर। यस सर। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, तो चले, कल मेरे ख्याल से हमारा जो न्यूमेरिकल था वो थोड़ा सा आधा अधूरा छूट गया था। ठीक है, अब न्यूमेरिकल भी यहाँ पर साफ हो चुका है। ये हमारे ऑफिस के जो काका है ना, उसको जब मैं बोलता हूँ भाई बोर्ड साफ करके रख, तब वो बोर्ड साफ नहीं करते, और जब मैं नहीं बोलता हूँ कि बोर्ड साफ करो, स्विच कर लेते हैं। तो अभी मैं वापस से वो दोबारा लिखूंगा नहीं। आई होप आप लोग के पास वो न्यूमेरिकल लिख कर होगा हाँ सर। कल वाला। हाँ सर है। हाँ सर है। ओवरऑल मैंने वहां पर आप लोग को समझाया था कि वहां पर 3 अलग अलग एलिमेंट है, एमजी है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। फिर हम लोगों ने देखा था कि एमजी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एमजीओ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वो MgH2 बनाता है, बराबर है। लेटर ऑन फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर H2O बनाते हैं। फिर मैंने आप लोग को ये कहा था कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर रहा था? लॉ कौन ऑफ सा लॉ? मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा था, बराबर है। और मैंने इसका एक सिंपल प्रिंसिपल आपको ये कहा था कि भाई जो पर्टिकुलरली एलिमेंट्स है, ठीक है, जो कंबाइन हो रहा है दो अलग अलग एलिमेंट से, जैसे कि यहाँ पर Mg, सबसे पहले आप वो चेक करो कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दो एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, मतलब जो डेटा में दिया हुआ है, क्योंकि डेटा में आप लोग को क्या दिया हुआ है, Mg और ऑक्सीजन और Mg और H और फिर O और H का दिया हुआ है। ओके, तो हम Mg वहां पर ही है, तो आपको क्या करना है कि जैसे कंसीडर कीजिए, मैं इसको सिंपली ABC लिख लेता हूँ, राइट। और मैं बोलता हूँ कि A जो B है वो AB2 फॉर्म में कंबाइन हो रहा है और C के साथ A2C के फॉर्म सॉरी AC2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सॉरी मतलब कंबाइन हो रहा है। तो B और C एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन होगा? B2C2। B2C2 बराबर है। B2C2 का मतलब भी क्या होगा, B और C। समझ में BC। आ रहा है? तो उसी तरह का सिंपल सा प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास MgO है, ठीक है। देन नेक्स्ट कौन सा है, MgO के बाद में MgH2 है, राइट। तो यहाँ रेशो जो है Mg और ऑक्सीजन का 1:1 है, और Mg और H2 का रेशो क्या है, 1:2 है, 1:2। राइट। तो हम अभी क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे होंगे, इस वाले रेशो में। मतलब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, मतलब क्या, 2:1। सो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बनना है, H2O बनना है। तो अब ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है डेटा से। तो डेटा में सबसे पहले आप लोग को क्या दिया हुआ था, पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, 0.46। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। 0.77 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। मतलब ये वाला एक रिएक्शन था सिंपल फॉर्म में, बराबर है, जिसमें Mg कितना दिया हुआ था, 0.46 ग्राम। हाँ। और उसके बाद में फिर आपका ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है,
ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ है, बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है। कितना? 0.77। 77 ग्राम। अब सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट देखो। चलो सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, बराबर। और ये क्या बना रहा है? MgH2। देखिए यहाँ पर मैं रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और आपको करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। Mg हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर MgH2 बना रहा है, तो इसका डेटा क्या दिया हुआ है? 0.82 ग्राम। नहीं, यहाँ अलग दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? Mg अगर एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है किसी और वो हाइड्रोजन को रिलीज करवा रहा है, ओके, ये उसने बताया हुआ है। तो 0.82 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम लिबरेट 76, कितना था वो? 0.068 0.068 अच्छा, 0.068 था, बराबर है। इतना वो हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा था। और थर्ड केस में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बताया गया कि ये दोनों कंबाइन होकर H2 बना रहे, और इसका भी कुछ दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 1.25 ग्राम ऑफ वाटर दिया था। हाँ, और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 1.11 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया था। हाइड्रोजन का पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डन। तो ये डेटा हमारे पास है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि भाई जो एलिमेंट हम कंबाइन हो रहे हैं फाइनली, जैसे यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पर वो वाले एलिमेंट का हम मास निकालेंगे। जैसे Mg का मास दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मास यहाँ पर नहीं दिया है जबकि यहाँ पर दिया हुआ है। और थर्ड है हाइड्रोजन, जिसका मास यहाँ पर दिया हुआ है बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ सर। तीन एलिमेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा? Mg, O और H। तो इन तीनों के मास आपको चेक करने हैं कि वो दिए हैं या नहीं दिए हुए। जैसे Mg के 2 एक्सपेरिमेंट में Mg आ रहा है और दोनों का मास दिया है। ऑक्सीजन 2 एक्सपेरिमेंट आ रहा है जिसमें एक एक्सपेरिमेंट में मास दिया है जबकि एक में नहीं दिया हुआ है। हाइड्रोजन का मास एक एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट में नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मास निकाल लेंगे उन एक्सपेरिमेंट के लिए जिसका, उस एलिमेंट के लिए जिसका मास नहीं दिया। जैसे पहले वाले केस में इधर किसका निकालेंगे इसमें मास? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मास कितना होगा यहाँ पर बताइए? मैग्नीशियम 0.77, क्योंकि MgO में से Mg का मास माइनस करना पड़ेगा, बराबर है। तो कितना हो जाएगा वो? 0.31 माइनस वगैरह कहाँ से आ जाएंगे? अरे बेटा, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 0.31। ओके, क्लियर है? हाँ सर। देन लाइटर ऑन। Yes, अभी sir. यहाँ पर हाइड्रोजन का मास दिया और Mg का भी दिया, इसका मास निकालने की जरूरत नहीं है हम लोग को, समझे ना, क्योंकि HCl हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड दिया हुआ है हाइड्रोजन का मास, यहाँ निकालना पड़ेगा। तो बताओ हाइड्रोजन का मास कितना होगा यहाँ पर? व्हाट विल बी द मास ऑफ हाइड्रोजन हियर? 0.14 0.14 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे सारे के सारे मास मिल गए अभी हमको। अब हम क्या करेंगे? देखिए, हम लोग को रेशियो चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए Mg जो है 2 कंपाउंड बना रहा है, पहला ऑक्सीजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन के साथ। और दोनों कंपाउंड में सबसे खास बात क्या है कि Mg कितना है? 1 ही है, बराबर है। दोनों केसेस में देखो ना, Mg 2 ही, एक ही है। इसका मतलब सिंपल क्या करेंगे हम लोग कि भाई ये जो पर्टिकुलरली मास दिया हुआ है ना, ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है 0.31, वो कितने ग्राम के लिए हो रहा है? 0.46 ग्राम। राइट। और ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वो कितना Mg रिलीज करवा रहा है? 0.82 ग्राम। 2 ग्राम। तो ये दोनों जो वैल्यूज है ये अलग अलग है, हाँ, लेकिन हम लोग को वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा? फिक्स्ड सेव करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे? इसको फिक्स कर लेंगे दोनों भी साइड में 1 ग्राम लेकर। मतलब देखिए, पहले वाले केस में हम क्या बोलेंगे कि 0.46 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है? 0.31 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है।
तो देयरफॉर हम निकालेंगे 1 ग्राम ऑफ Mg कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। तो चलो निकालिए, बताइए फिर कितना हो जाएगा। 0.31 डिवाइडेड बाई 0.46 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भैया? 0.673। 673 मतलब 4 लिख लेते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट का आ रहा है ना, 3 पॉइंट में आ जाएगा सब कुछ। ओके, समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। हाँ सर। अब हम सेकंड वाली के लिए भी सेम चीज करेंगे, सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए, मतलब इतना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 0.82 ग्राम ऑफ Mg कितने हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है? 0.068 ग्राम ऑफ H2 को लिबरेट कर रहा है, हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है, बराबर है। तो फिर अभी इसको भी हम किसके लिए इक्वेट करेंगे? 1 ग्राम ऑफ One gram of Mg करेंगे। Therefore 1 gram of Mg will liberate how much of hydrogen? ठीक है, चलो इसको करो। अभी क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 0.068 डिवाइडेड बाई 0.82। तो बताओ इसका आंसर कितना? 0.829 मतलब 83 में आ जाएगा वो। क्लियर है? Yes sir. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, अगर अब हमको क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट भी लेना पड़ेगा। थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, अब थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, या फिर थर्ड वाक्य लेने के पहले चलो ये दोनों एक्सपेरिमेंट में एक और चीज हम करेंगे, क्या कि मास ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट कंपाउंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इन सेकंड एक्सपेरिमेंट या सेकंड कंपाउंड, ठीक है, इसका रेशियो निकालेंगे। तो बताओ ऑक्सीजन का मास कितना था फर्स्ट वाले इसमें? 0.31। 0.31 नहीं, ये निकाला हुआ। हाँ हाँ, 1 ग्राम 0.6। 0.674। और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकाला था हम लोगों ने? 0.083। ठीक है, तो चलो अभी इसका रेशो बताइए कितना आ रहा है। मैंने आपको पहले ही समझा था रेशो कैसे निकालना है, बड़े वाली चीज को छोटे वाले से डिवाइड कर लीजिए। बताइए। $1.229। 1.229 आ रहा है इसका रेशो। रेशो बाई 0.674 डिवाइडेड बाई 0.083। बेटा कितना आ रहा है इसका आंसर? 8.120। 120। 2.813। मतलब इसको मैं लगभग ऐसे ले लूं, क्योंकि रेशो निकालना है तो थोड़ा बहुत डेसिमल को हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका रेशो क्या आ रहा है? 1:8 आ रहा है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट की। तो थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में हमारा क्या था? हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, और दोनों मिलकर H2O बना रहा था, जिसमें H2O की वैल्यू दी थी। कितनी दी थी वैल्यू? मतलब उसका मास कितना दिया था H2O का? 1.25 ग्राम दिया था। और हाइड्रोजन का नहीं दिया था, ऑक्सीजन का दिया था। कितना? 1.11 ग्राम। तो हाइड्रोजन कितना था हमारे पास?
0.14 ग्राम। 0.14. हाँ, अब अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलरली थिंग, ठीक है, प्रिंसिपल के हिसाब से ये तो कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा वही रेशो में वो क्या होने चाहिए, कंबाइन होने चाहिए। मतलब ये और ये रेशो कैसा होना चाहिए, रेशो कैसा होना चाहिए भाई, यहाँ देखे ना, यहाँ Same. अगर इन दोनों कंपाउंड में मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो निकालूंगा तो 2:1 ही होगा ना, बराबर है। और यहाँ पर भी रेशो कैसे है, 2:1। 2:1. मतलब रेशो कैसा होना चाहिए, रेशो कैसा होना चाहिए, सेम। Same. तो यहाँ मास ऑफ, यहाँ पर जो मैंने रेशो निकाला हुआ था मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ हाइड्रोजन का, तो हम यहीं पर भी वही, यहाँ पर भी वही करेंगे क्या, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन किसमें है, कितना है इसमें, 1.11। और इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 0.14। तो चलो चेक करो अभी इसका रेशो क्या आ रहा है, तो 7.928. 1. 7. तुम लोग निकालना, 7.92. कितना आ रहा है, 7.928. 7.92. 7.982। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, जब मैं रेशो निकालूंगा तो 928. 928. हाँ ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, जब हम रेशो निकालेंगे तो हम लोग को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसको फिर मैं राउंड अप किस में करूंगा, 7.9. 8 में, होल नंबर में राउंड अप करो, तो किस में राउंड अप कर लूंगा मैं इसको, 8 में। समझ में आ रहा है, हाँ सर। राइट। तो अब देखिए रेशो क्या है, सेम। रेशो कैसा है, सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एज द रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज सेम, कॉमा, इट प्रूव्स और इट एक्सप्लेन, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल मल्टीपल प्रपोर्शन। क्लियर है, क्लियर। हाँ सर। Yes. तो इस तरह से आप लोगों को ये चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो चलो एक आधा और एग्जांपल लेकर देखते हैं, और फिर मैं आज आप लोग को बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मैं अभी भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे अभी भी असाइनमेंट अपना सबमिट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये गलत बात है बेटा, ये सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, समझे ना। और आप ऐसा मत सोचो कि ऑनलाइन क्लासेस है तो ज्यादा टाइम पास चल रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, वो आप कैसे ले रहे हो इसको, एज अ टाइम पास ले रहे हो या फिर सीरियसली ले रहे हो। क्योंकि ये बात तो सच है कि जब आपके ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे तो ये सारी चीजें मैं वापस से बताऊंगा आपको, अनडाउटली बताने वाला हूँ। बट सवाल ये है कि जो लोग अभी सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा समझ में आने वाली है वो चीज, ठीक है ना, क्योंकि वो अभी सीरियसली ले रहे हैं और वो तब भी सीरियसली लेंगे। और आप लोग क्या करें, इसको अभी सीरियसली नहीं ले रहे हो, लेकिन आप ऑफलाइन क्लास में सीरियसली लेना स्टार्ट करोगे, लेकिन तब तक तो आप पीछे हो जाओगे ना उन बच्चों से जो अभी सीरियसली ले रहे हैं इन क्लासेस को। तो टेक द क्लासेस सीरियसली, ठीक है। मैं ज्यादा फास्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो फिर आराम से ही पढ़ा रहा हूँ, तो जितनी चीजें आराम से पढ़ाई जाएंगी तो उतनी चीजें आसानी से आ जानी चाहिए ना। तो थोड़ा सा सीरियसली लो, सिर्फ 40 मिनट की क्लास है, ध्यान दो, आपका सब कुछ काम जो है वो आसान हो जाएगा। कोई बड़ा काम नहीं है केमिस्ट्री पढ़ना, समझे ना। नॉट ओनली केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट कोई बड़ी बात नहीं होती है अगर हम उसको कॉन्सेंट्रेट देकर करें तो। कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो सारी चीज बड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो चलिए अभी लास्ट वाला हम कर लेते हैं। सो one volume of gaseous compound containing carbon, hydrogen and oxygen was burned in the presence of 2 volume of oxygen. One volume of gaseous compound containing
कार्बन, ऑक्सीजन, and hydrogen was burned in presence of two volume of oxygen. Full stop. The resultant gases contain two volume of carbon dioxide and two volume of steam. The resultant gases contain two volume of carbon dioxide and two volume of steam. Full stop. Find the molecular formula of the compound if all the volumes were measured under the same condition of temperature and pressure. Find the molecular formula of the compound if all volumes are measured at same condition of temperature and pressure. Full stop. Okay. ओके डन हो गया लिखना. हाँ सर. गुड. तो चलिए लेट्स डू सॉलिड. तो भाई सबसे पहले मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल में या प्रॉब्लम में आपको एग्जैक्टली करना क्या है, बताइए. करना क्या है एग्जैक्टली? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फाइंड करना है. एग्जैक्टली तुम लोग को जो फाइंड करना है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है. बट सवाल ये आता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए ऐसा कोई प्रिंसिपल तो मैंने नहीं बताया है, बराबर है. मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आप लोगों को एक प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, लॉज ऑफ एक लॉ यूज करना पड़ेगा केमिकल कॉम्बिनेशन वाला. तो अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पर कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है? कौन सा? of gaseous volume. Law of gaseous volume. Law of gaseous volume. गैसियस वॉल्यूम यहाँ पर यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे then you will come to find that
कि यहाँ पर जो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिए हुए हैं ऑल आर इन द गैसियस स्टेट, वो सारे के सारे गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये बोला है, अब अच्छे से समझो क्या क्या चीजें मेरे को बताओ, इसको इक्वेशन फॉर्म में मतलब रिएक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या क्या दिया हुआ है आपको। कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मतलब ये वाली नहीं, मतलब कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो इसको कैसे लिखूं मैं, ऐसे लिखूं क्या, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कैसे लिखूं? अरे बताइए कैसे लिखूंगा मैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस टीन। अरे यार वो तो आप तो बहुत आगे जा रहे हो ना, आप लाइन बाय लाइन पढ़ो। सबसे पहली लाइन क्या दी हुई है, अच्छे से पढ़ो। 1 volume of gaseous compound containing carbon and oxygen and वॉल्यूम ऑफ गैसियस कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर क्या है, आपके पास क्या है, एक वॉल्यूम लिया है किसका, gaseous compound का, तो गैसियस कंपाउंड का, और उस गैसियस कंपाउंड में क्या है, carbon, oxygen and कार्बन hydrogen. तो जैसे कंसीडर कीजिए CO2, CO2 क्या है, कंपाउंड है या नहीं है, compound है। कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है, अगर आपको किसी ने पूछा कि CO2 कंपाउंड में कौन कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, ओके। अब मुझे बताओ, अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरे पास एक गैसेस कंपाउंड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बताएंगे। मैंने आपको सवाल पूछा कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या बताएंगे। अरे बताइए ना। हाँ 22 नहीं समझ में आया, क्या कहा आपने। 22 22 क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मॉलिक्यूलर CO2 बोलोगे, CO2 बराबर है, लेकिन मुझे बताओ कार्बन और ऑक्सीजन CO में भी तो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी तो होता है, नहीं होता है क्या, होता है। होता है। होता है। अगर मैंने सिर्फ आपको इतनी जानकारी दी कि भाई मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है, तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हो क्या, हाँ, कैसे बताएंगे, क्योंकि इसमें तो दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैंने पूछा कि एग्जैक्टली मेरे पास जो है वो कौन सा है, CO2 है या CO है, ये बता पाएंगे क्या आप, नहीं। बता पाएंगे, ठीक है। अगर यही मैंने एक हिंट दे दी आपको कि भाई जो मेरे पास गैस है वो वाली गैस पॉइजनस गैस है, तो फिर आप लोग को पता लग जाएगा कि इसमें से कौन सा है वो CO। हाईली पॉइजनस CO है, बराबर है, समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर भी यही पूछा है कि मेरे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में क्या क्या है, क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब भाई कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन, इसमें बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, है ना, जैसे CH3OH2 बन जाएगा, CH3CHO भी बन जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम CH2OH भी बन जाएगा, ठीक है, CH3OCH3 भी बन जाएगा, बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं ना जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ है, आया ना, हाँ सर। सकते हाँ हैं। सर। लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है क्या कि भाई इसमें से कौन सा कंपाउंड है, मतलब इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, पता है क्या, नहीं। नहीं पता है। एक जब हमको नहीं पता होता है तो हम वेरिएबल लेते हैं, कौन से, जैसे x, y और
Z, राइट? ओके, तो मेरे पास ये वाला गैसेस कंपाउंड है जिसका कितना वॉल्यूम लिया है मैंने? 1 volume. 1 1 वॉल्यूम। अब नेक्स्ट चीज है, फिर इसको क्या किया गया? वॉज बर्न, क्या बोला है? इन प्रेजेंस ऑफ 2 volume of oxygen. मतलब अब बर्न करना मतलब रिएक्शन करना भाई, बर्निंग इज द रिएक्शन। तो मैं रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ? 2 volume of oxygen. 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए मैं लिख लेता हूँ O2। ऑक्सीजन मतलब O2 होता है ना, बराबर है? हाँ सर। है 2 वॉल्यूम। अब ये क्या दे रहा है? कंटेंट 2 वॉल्यूम। द रिजल्टेंट गैस, रिजल्टेंट गैस मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट भी गैसेस ही है। कौन कौन सी गैसेस से प्रोडक्ट? 2 volume of CO2. CO2 जिसके 2 वॉल्यूम है, और क्या है? स्टीम मतलब H2O. स्टीम मतलब H2 होता है, जिसके भी कितना है? 2 वॉल्यूम दिया हुआ है, बराबर है? डन। तो अभी आप लोग को सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो पर्टिकुलरली चीज है ये सब किससे है, मतलब आई मीन टू से ये सब जो चीजें ये कौन से लॉ को फॉलो कर रही है? Gaseous. Law of gaseous volume. बराबर है? अब ये वाली सारी चीजें देखकर आप लोग मुझे बताओ कि कार्बन कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए तल में? 1 carbon, 3 oxygen, 2 hydrogen. कार्बन कितना होना चाहिए? 1, 1, ऑक्सीजन 3, 3 होने चाहिए। अच्छे से देखो, 2 होने चाहिए क्या भाई? इसमें कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं? 3, इधर प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 3, 3। और साइड में ऑलरेडी कितने प्रेजेंट है? 2, तो बचा कितना? 1, 1 ही बचेगा। और अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितना होगा? 2, 2 होगा। 1 1 होगा या 2 होगा? 2 होगा। आपके हिसाब से ये वाला फॉर्मूला सही होगा? हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। सही है ये फॉर्मूला? C1H21 और O1? हाँ सर। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है सोचो। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम के ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया हुआ है। ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम बोले हैं वहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बोला है और H2O का कितना वॉल्यूम बोला है? 2 volume. 2 मतलब ये 2 जो रहेंगे दिस इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब बताओ कार्बन कितने रहेंगे? कार्बन 1 कार्बन 2 रहेंगे बेटा। यहाँ देखो ना, 2 है ना, CO2 कितने टाइम है? 2 टाइम है, मतलब इसमें 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन है। देन हाइड्रोजन कितने रहेंगे बताइए? 4. कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने रहेंगे? 5। इसमें कितने ऑक्सीजन है? CO2 में 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन। टोटल कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन। इसमें कितने ऑक्सीजन? 4. 4। मतलब इसमें कितने रहेंगे? 2. 2 रहेंगे। तो ये होता है हमारा करेक्ट फॉर्मूला। क्लियर है? हाँ सर। इसको सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं, आप सिंपली एक्सप्लेन करना है क्या कि एज 2 वॉल्यूम ऑफ CO2 is produced,
Hence, कार्बन शुड बी कितने होने चाहिए? कार्बन शुड बी 2. देन आप बोलेंगे कि एज 2 वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड 2 वॉल्यूम ऑफ, या फिर पहले H2 के लिए लिख लेते हैं, एज 2 वॉल्यूम ऑफ H2O इज प्रोड्यूस, तो हाइड्रोजन विल बी, देखिए एक वॉल्यूम में कितने हाइड्रोजन है? 2. 2, तो 2 वॉल्यूम में कितने होंगे? 4. 4, तो होंगे एज देयर आर 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2O, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी हाउ मच? 4. 4, और सेम एक्सप्लेनेशन हम देंगे ऑक्सीजन के लिए। क्लियर है? हाँ सर. तो क्वेश्चन टफ था क्या हमारा? नहीं. नहीं. नहीं। ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, फिर चाहे वो जेई लेवल मेंस का हो या एडवांस लेवल का भी हो, क्वेश्चन टफ नहीं होता है। बस ये इतना लंबा चौड़ा जो भाषण लिखा होता है ना, यही देखकर हम लोग डर जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ. वो चीज होती है जो आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो देखिए, अभी सभी टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स मुझे बताने थे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करवा दिया हूँ। तो मैं अभी आज आप लोग को न्यूमेरिकल्स भेजूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप लोग को उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जितना भी, देखिए क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। एक काम करता हूँ, आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं भेजूंगा, लेकिन कल मैं आप लोग को एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन भेजूंगा। तो आज जितने क्वेश्चन भेजूंगा उसका सोल्यूशन मुझे आज ही चाहिए, रात तक, या फिर कल दोपहर के 2 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ आपको। ठीक है? हाँ सर. ओके, ठीक है। तो मैं आपको भेजूंगा, आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर. Okay, so that's all for today. Thank you. Bye bye. Bye.